मैम डेट एक्सटेंड हो सकती है। क्या रह गया, मतलब कितना काम रहता है? मैम रहते ही हैं, एक दो टास्क रहते हैं। डेट एक्सटेंड एज सच नहीं है। जितना लोगों का हो गया वो आज सबमिट करा दें और कल तक मतलब करवा दें मैक्सिमम। मतलब उसके ऊपर मैं फिर डिडक्शन नहीं करूँगी। लेकिन यह है कि अदरवाइज ऐसे डेट नहीं एक्सटेंड। असल में हम लोग सेमेस्टर और कोर्स क्लोज कर रहे हैं बाय 22, तो इट्स बेटर कि अब आप इसको बस ख़त्म करें। वो कोशिश करें कि ये हो जाए। बाकी फिर मैं ओके। केसेस देख लूँगी कि किसको अगर और टाइम चाहिए या इस तरह, तो फिर वो देख लेते हैं। लेकिन आप मैक्सिमम एफर्ट करके इसको कर दें। ओके मैम। अच्छा, डेटाबेसिस का कोर्स आप लोगों का हो गया हुआ है? आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा डेटा मॉडल का। तो हम लोगों ने एक्चुअली डिज़ाइन का थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हैं वो देखने हैं। और उसी में एक कॉन्सेप्ट आता है डेटा मॉडल से रिलेटेड। तो उसको हम बाद में करते हैं, आज थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हम वो में डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, जो हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के कॉन्सेप्ट थे, तो हम लोगों ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को डिस्कस किया है, रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग को डिस्कस किया है, एंड देन वी हैव सीन रिक्वायरमेंट्स मॉडलिंग, जिसमें हम लोगों ने कहा था कि हम कुछ मॉडल्स या प्रेजेंटेशन बना के रख लेते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या है, सिस्टम की इनपुट्स क्या होंगी, आउटपुट्स क्या होंगी। और रिक्वायरमेंट्स मॉडलिंग के लिए वी हैव सीन यूज केस डायग्राम्स एंड डीएफडीज। ठीक है। उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट ये जो हम लोग कर रहे थे, कम्युनिकेशन प्लानिंग, जो जेनेरिक फेजेस हैं, कम्युनिकेशन प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन में क्या था, डिजाइन एंड कोडिंग। अब डिजाइन क्या है कि इंटरनल सिस्टम की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी। अब आप लोगों को पता है कि इंटरनली हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स आजकल जो सिस्टम डेवलप हो रहे हैं, दोज आर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम, और उनमें क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए होते हैं। ठीक है। तो हम डिजाइन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। डिजाइन यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर जो है सॉफ्टवेयर का, उसमें क्लासेस वगैरह होती हैं। अब डिजाइन है क्या? डिजाइन वंस अगेन एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, एक मॉडल है सिस्टम का। ठीक है। बट दैट इज डिफरेंट फ्रॉम रिक्वायरमेंट्स मॉडल, राइट? ये स्लाइड्स आपको नजर आ रही हैं? अच्छा, अब रिक्वायरमेंट्स मॉडल्स क्या थे, जिसमें हमारा फोकस था कि इनपुट डेटा क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, सिस्टम का बिहेवियर क्या होगा। लेकिन अब हमारा फोकस है डिजाइन के ऊपर कि उसमें डेटा स्ट्रक्चर कौन से हैं। अ, जैसे यू आर फैमिलियर विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो वहाँ पे लिंक लिस्ट वगैरह इस तरह की चीजें। तो अब हम इंटरनल टेक्निकल डिटेल्स के ऊपर जब आ जाते हैं, तो वो डिजाइन पार्ट है। फिर इंटरफेसेस कौन से हैं? मैनी टाइम्स वी हैव डिस्कस्ड के इंटरफेसेस होंगे वहाँ पे। आप लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किया, उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है वर्चुअल क्लास का। और वर्चुअल क्लास क्या होती है कि उसमें हम वर्चुअल फंक्शंस डिफाइन करते हैं, और जो भी क्लास उस क्लास से इनहेरिट करती है, उसको एक्सटेंड करती है, वो फिर उस उन फंक्शंस की डेफिनेशंस दे रही होती है। इंटरफेसेस का मकसद ये होता है कि हम एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट देंगे सिस्टम की फंक्शनैलिटी को या किसी भी क्लास की फंक्शनैलिटी को यूज करने के लिए। इंटरफेसेस हमारे दो कंपोनेंट्स के दरमियान में यूज हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के दरमियान में यूज हो सकते हैं। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आ जाता है इंटरफेसेस का। एंड देन देयर आर कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स क्या है कि हमने एक मेन बड़े सिस्टम को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना है।
एक तो उसमें पार्ट्स बन सकते हैं फंक्शंस, ठीक है। आप लोगों ने कहा होगा कि बड़ा सिस्टम है, उसकी प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन करें। जब हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं हम कहते हैं ये बड़ा सिस्टम है, इसको डिफरेंट फंक्शंस में डिवाइड कर दें। दूसरा हम कहते हैं इसको डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर दें। और फिर तीसरा हम कहते हैं इसको डिफरेंट मेन मॉड्यूल्स में डिवाइड करें जो कि कंपोनेंट्स होंगे। तो ये क्या डिफरेंस है, ये ग्रैनुलैरिटी का डिफरेंस है। और ये डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम सॉफ्टवेयर को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट्स डिफरेंट है तीनों में। एक तो पहली एक ग्रैनुलैरिटी लेवल जो है वो फंक्शन के लेवल पर है। जब हम कहते हैं कि फंक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा सिस्टम को डिवाइड करने में हेल्प नहीं कर रहा और अंडरस्टैंडिंग में हेल्प नहीं कर रहा, तो फिर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की तरफ चले जाते हैं और फिर क्लासेस में डिवाइड करते हैं। और क्लासेस भी वंस अगेन बहुत एक बड़ा ग्रैनुलैरिटी लेवल नहीं है। तो फिर हम क्या कहते हैं कि पहले हम सॉफ्टवेयर को पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जैसे हम लोगों ने इंक्रीमेंटल मॉडल में किया था कि हम पार्ट्स बाय पार्ट्स सॉफ्टवेयर डिलीवर करेंगे। अब वो पार्ट्स क्या हो सकते हैं, लॉजिकल पार्टीशनिंग होती है सिस्टम की। लॉजिकल पार्टीशनिंग क्या है कि रिलेटेड फंक्शनैलिटी उठा के इकट्ठी कर दी जाए। फॉर एग्जांपल पीयूसीआईटी का एक सिस्टम है, तो हम कहते हैं लाइब्रेरी का सिस्टम अलग है, लाइब्रेरी का एक कंपोनेंट है, एडमिशन का एक कंपोनेंट है, सैलरीज या अकाउंट्स का एक कंपोनेंट है। तो ये हम एक लॉजिकल डिवीजनिंग की तरफ चले जाते हैं। तो इस तरह सिस्टम में डिफरेंट कंपोनेंट्स हो सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल गेम है तो उसकी डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या होंगे, कि आपने उसकी ग्राफिक्स या सेटिंग्स अलग कर दी है, आपने उसकी इन्वायरमेंट सेटिंग या लेआउट अलग कर दिया है, कंट्रोल्स अलग कर दिए हैं, या आपने उसको लेवल बाय लेवल जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास डिजाइन से रिलेटेड चीजें हैं, ये उसका इंटरनल। अब इन कंपोनेंट्स को किस तरह अरेंज करना है, कौन सा कंपोनेंट किस कंपोनेंट के साथ कम्युनिकेट करेगा यूजिंग इंटरफेसेस, ये उसकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी, जो कि डिजाइन की डिटेल्स होंगी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 4 मेन एरियाज हैं डिजाइन के लिए। एक तो डेटा है, जिसमें हम क्लासेस उनके रिलेशनशिप्स और डेटा स्ट्रक्चर्स डिफाइन करते हैं। डेटा में ही हमारे पास डेटा मॉडल भी आ जाता है कि बैकएंड पर डेटाबेसेस का क्या डिजाइन होगा। देन देयर इज आर्किटेक्चर, रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स इन द सिस्टम, डिफरेंट स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर। आर्किटेक्चर क्या है कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर की अरेंजमेंट क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने पॉइंट 1 में देखा है डेटा रिफ्लेक्ट्स क्लासेस एंड देयर रिलेशनशिप्स। क्लासेस के दरमियान में क्या रिलेशनशिप हो सकता है, एक इनहेरिटेंस रिलेशनशिप हो सकता है, कॉम्पोजिशन और एग्रीगेशन का रिलेशनशिप हो सकता है। इसी तरह आर्किटेक्चर में डिफरेंट कंपोनेंट्स का क्या रिलेशनशिप होगा। अब एडमिशन के कंपोनेंट जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा स्टूडेंट इंफॉर्मेशन मॉड्यूल को। सेम कंपोनेंट हमारा जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा लाइब्रेरी के मॉड्यूल को, कि किन कैंडिडेट्स का एडमिशन हो गया उनकी डिटेल जो है वो लाइब्रेरी के मॉड्यूल्स को। सेम वे में हमारे पास जो स्टूडेंट का ही एक इंफॉर्मेशन मॉड्यूल है, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अकाउंट्स को, क्योंकि सेम स्टूडेंट्स की फीस जानी है। तो ये सारे कंपोनेंट्स आपस में कनेक्टेड हैं और इंटरलिंक्ड हैं, और ये उनका आर्किटेक्चर है। फिर है इंटरफेस, software interactions with the system that interoperate with it, with humans who interact with it. तो इंटरफेसेस हमारे पास दो तरह के होते हैं, यूजर इंटरफेसेस भी हैं और सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस भी हैं। हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो इंटरेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा फेसबुक के साथ या व्हाट्सएप के साथ या ट्विटर के साथ, या आप कहते हैं कि ये हमारा जो कंपोनेंट है, हमारा सॉफ्टवेयर है, ये इंटरेक्ट कर रहा है बैंकिंग की एप्लीकेशन किसी बैंक के साथ, ठीक है। तो वो थर्ड पार्टी कोई सिस्टम होगा जिसके साथ इंटरेक्ट करेगा, और वो थर्ड पार्टी सिस्टम जो है, कोई और सिस्टम जो है वो आपकी इंटरेक्शन कराएगा किसी बैंक के सॉफ्टवेयर के साथ। तो ये सारे इंटरफेसेस आपके सॉफ्टवेयर में होने चाहिए ताकि वो किसी और सॉफ्टवेयर के साथ कम्युनिकेट कर सकें। देन कंपोनेंट्स, प्रोसीजरल डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम्स। उसके बाद कंपोनेंट्स आ जाएंगे कि सिस्टम की वंस अगेन मेन पार्ट्स कौन से हैं और उसमें कंपोनेंट्स कौन से हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। एक है कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रैक्शन का, आर्किटेक्चर, अभी हम लोगों ने आर्किटेक्चर डिफाइन किया है, सेपरेशन ऑफ कंसर्न, मॉड्यूलैरिटी, इंफॉर्मेशन हाइडिंग, फंक्शनल इंडिपेंडेंस और रिफाइनमेंट,
ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन क्या है? एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है जैसे आप लोगों ने वर्चुअल मेथड डिफाइन किए होंगे सी प्लस प्लस में, सेम वे में हमारे पास जावा में एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती हैं और एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस होते हैं। दोनों में हम करते क्या है, जिस फंक्शन को हम वर्चुअल फंक्शन ना देते हैं या प्योर वर्चुअल फंक्शन ना देते हैं, फिर सब क्लासेस उसकी डेफिनेशन देती हैं। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं यहाँ पर एक फंक्शन होना चाहिए सर्च का। सर्च करनी कैसे है, उसका जो एल्गोरिदम है वो जो सब क्लासेस हम खुद डिफाइन करेंगे। तो एब्स्ट्रैक्शन है कि हम सप्रेसिंग कर रहे हैं डिटेल्स की, रिफाइनमेंट की टू द लोअर लेवल। हम कह रहे हैं कि ये हम बाद में डिफाइन करेंगे। जैसे मैं आपको कहती हूँ एडमिशन ले लें, और आप कहते हैं कि एडमिशन का प्रोसेस क्या है, तो एडमिशन का प्रोसेस मैं कहती हूँ कि ये बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तो ये एब्स्ट्रैक्शन है कि अभी हम सिर्फ बता रहे हैं कि ये काम करना है। तो एब्स्ट्रैक्शन इज प्रॉब्लम ओरिएंटेड। सर्च कर लो, सॉर्ट कर दें। अब सॉर्टिंग के लिए वी हैव डिफरेंट एल्गोरिदम्स, और डिफरेंट एल्गोरिदम्स की डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटीज है। बट आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल कि कितनी कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए, तो मैंने सिर्फ कह दिया कि सॉर्ट कर दें। तो दैट इज एन एब्स्ट्रैक्शन। देन देयर इज आर्किटेक्चर। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है सिस्टम में जितने कंपोनेंट्स बनते हैं उनका कोई अरेंजमेंट होगा, उनकी कोई दे आर सपोज टू टॉक टू ईच अदर, वो आपस में कम्युनिकेट कर सकेंगे, उनके दरमियान में इंटरफेसेस होंगे। तो आर्किटेक्चर इज अबाउट अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट्स। देन देयर इज सेपरेशन ऑफ कंसर्न। सेपरेशन ऑफ कंसर्न क्या है? मैंने कहा था लॉजिकल पार्टीशनिंग होगी सिस्टम की। लॉजिकल पार्टीशनिंग क्या है कि जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, जो रिलेटेड कंसर्न्स हैं, वो उठा के एक तरफ करते हैं। कंसर्न क्या होता है कि हम इसके बारे में कंसर्न है। लिटरली क्या होता है कि हम कंसर्न है कि ये काम किस तरह हो रहा है या ये चीज। तो कंसर्न इज अ पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ कंसर्न क्या है कि डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज या डिफरेंट एस्पेक्ट से हम किसी भी चीज को अलग कर लें। अब हम जब सॉफ्टवेयर को डिवाइड करते हैं या उसको डिजाइन करने लगे हैं, तो उसमें हमें आइडिया एक मिलता है कि जिन जो जो कंसर्न्स हैं उनको हम अलग अलग कर सकते हैं। एक ये पार्टीशनिंग का तरीका हो सकता है। यानी कि मैंने कहा लाइब्रेरी से रिलेटेड जितनी चीजें हैं उसको अलग कर दें, तो वो लाइब्रेरी का मॉड्यूल बन जाएगा कि बुक इशू कैसे होनी है, बुक रिटर्न कैसे होनी है, कौन कौन इसका मेंबर होगा, कितनी बुक्स इशू कर सकते हैं। तो कंसर्न्स क्या थे, बुक के इशू से रिलेटेड कंसर्न्स अलग कर दिए। एडमिशंस के मसले क्या है, एंट्री टेस्ट कौन देगा, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, तो वो उससे रिलेटेड हमने कंसर्न्स अलग कर दिए। फिर स्टूडेंट की ग्रेडिंग कैसे होगी, उनकी ट्रांसक्रिप्ट कैसे जनरेट होगी, सीजीपीए कैसे कैलकुलेट होगा, तो ये थर्ड कंसर्न। तो ये हमने तीनों तरह के कंसर्न्स को अलग कर दिया। देन देयर इज मॉड्यूलैरिटी। मॉड्यूलैरिटी क्या है कि एक बड़े सिस्टम को हम मॉड्यूल्स में या पार्ट्स में डिवाइड कर दें। ठीक है। देन देयर इज इंफॉर्मेशन हाइडिंग। इंफॉर्मेशन हाइडिंग आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ होगा कि यहाँ पर कौन कौन सी चीजें हैं जो कि प्राइवेट है डेटा या पब्लिक रखना है, किसको एक्सेस देनी है, किसको एक्सेस नहीं देनी। हर कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट के बारे में इंफॉर्मेशन होना जरूरी नहीं है। उसे जो इनपुट्स या आउटपुट्स एक्सपेक्टेड है या चाहिए वो सिर्फ हम शो करेंगे, बाकी सब शो नहीं करेंगे। देन देयर इज फंक्शनल इंडिपेंडेंस। जब हम एक फंक्शन बनाते हैं तो वहां पर आप लोगों ने पढ़ा होगा डिवाइड एंड कंकर हम कहते हैं, कर लें डिवाइड एंड मूव कर लें, एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लें और हर फंक्शन एक ही काम कर रहा हो। जिसे हमने कहा है कि सीजीपीए कैलकुलेट करें, तो वो सिर्फ सीजीपीए कैलकुलेट करेगा। उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा कि वो सेशनल के इनपुट्स ले या वो मिड टर्म की इनपुट्स ले और उसको अपडेट करे। ठीक है। अपडेट का फंक्शन सेपरेट होगा, प्रिंटिंग का फंक्शन सेपरेट होगा, इनपुट का फंक्शन सेपरेट होगा। हर फंक्शन अपना एक एक काम कर रहा होगा। तो हर फंक्शन जो है वो अपनी ऐसे रिलेटेड फंक्शनैलिटी सर्व कर रहा होगा। ठीक है। बहुत सारी डिफरेंट फंक्शनैलिटीज को उठा के एक फंक्शन नहीं बनाएंगे। पहले क्या होता था, मेन था मेन प्रोग्राम और मेन फंक्शन होता था, वो मोनोलिथिक सिस्टम्स थे। सारा कुछ उठा के एक ही सिस्टम में कर दिया। फिर हमने कहा नहीं, ऐसे ना समझ में आता है, ना रीडेबिलिटी होती है, ना अंडरस्टैंडिंग होती है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। फिर सेपरेशन ऑफ कंसर्न भी आ गया, फिर मॉड्यूलैरिटी भी आ गई। ठीक है। और फिर इंफॉर्मेशन हाइडिंग भी आ गई कि हम इसको फंक्शंस में डिवाइड करें।
कौन कौन से फंक्शंस को प्राइवेट रखें, मॉड्यूलैरिटी में आ गया कि कौन कौन से मॉड्यूल्स में कितने मॉड्यूल्स में डिवाइड करें। ठीक है, तो ये सारी चीजें फिर रिलेटेड है, एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। फाइनल पॉइंट है रिफाइनमेंट का, और रिफाइनमेंट क्या है, हमने शुरू में कहा एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या थी, सॉर्ट करना है। कैसे सॉर्ट करना है वो हमने डिफाइन नहीं किया, लेकिन रिफाइनमेंट में अब हम डिफाइन करेंगे कि सॉर्टिंग के लिए किसको सॉर्ट करना है, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है, उसकी फिर एल्गोरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो रिफाइनमेंट में डिटेल्स है, तो फिर हम डिटेल्स की तरफ चले जाते हैं। सो ये वही सारी बातें हैं और एक एक लाइन में उनको डिफाइन किया हुआ है। अब एब्स्ट्रैक्शन डेटा से रिलेटेड भी हो सकती है, प्रोसीजर से रिलेटेड भी हो सकती है, और कंट्रोल से रिलेटेड भी हो सकती है। ठीक है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है कि मैं कह रही हूँ एक फॉर एग्जांपल मेरे पास स्टूडेंट है, स्टूडेंट का कौन सा डेटा है वो नहीं मैं बता रही, तो ये एब्स्ट्रैक्शन है। यानी कि स्टूडेंट का आईडी चाहिए, स्टूडेंट का नेम चाहिए, स्टूडेंट का कॉन्टेक्ट चाहिए, राइट। तो वो डिटेल्स कहाँ आएंगी, वो रिफाइनमेंट में आएंगी। प्रोसीजर है, सॉर्ट, सर्च, अपडेट कैसे करना है वो रिफाइनमेंट में जाएगा। कंट्रोल एब्स्ट्रैक्शन है कि अगर ये हुआ तो ये होगा। ठीक है, इफ वाली चीजें, कंट्रोल से रिलेटेड चीजें, तो वो एब्स्ट्रैक्शन है। ये कैसे होंगी वो नहीं बता। मॉड्यूलैरिटी है, कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ डेटा एंड फंक्शन। मैंने शुरू में बताया है कि एक बड़े सिस्टम को हम डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में, डिफरेंट कंपोनेंट्स में, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वो हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में भी हेल्प कर सकता है, जैसे इंक्रीमेंटल मॉडल है। और पहले क्या था, मोनोलिथिक सिस्टम थे, एक ही मेन फंक्शन में सब कुछ लिखते जाते थे, जो कि आपका वाटरफॉल मॉडल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनता है कि सब कुछ एक ही दफा कोड कर, डिजाइन कर लो, फिर कोड कर लो। तो मॉड्यूलैरिटी क्या है कि हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फिर है आर्किटेक्चर, ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये भी अभी हम लोगों ने डिफाइन कर लिया। एब्स्ट्रैक्शन मैंने बता दिया। अब एब्स्ट्रैक्शन के डिफरेंट लेवल्स हो सकते हैं, जैसे रिफाइनमेंट के डिफरेंट लेवल्स हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा सॉर्ट करो, तो आप कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, और मैं कह देती हूँ असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, और आपने कोई भी एल्गोरिदम यूज करके सॉर्ट कर लिया। तो एब्स्ट्रैक्शन थी, आपका एक क्वेश्चन आया कि किस ऑर्डर में करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो मैंने कह दिया असेंडिंग, और आपने असेंडिंग के लिए कोई भी एल्गोरिदम यूज कर लिया। तो एक लेवल तक ये एब्स्ट्रैक्शन है और एक लेवल तक ये रिफाइनमेंट हो गई। अगर मैं इसकी सारी डिटेल्स आपको बताऊं कि नहीं ऐसा एल्गोरिदम यूज करें जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी n log n हो, और ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर अप्लाई होगा, तो यहाँ पर क्या चीज होगी, वो एब्स्ट्रैक्शन नहीं रहेगी, वो पूरी रिफाइनमेंट हो जाएगी। तो प्रॉब्लम जो है वो ग्रेजुअली सोल्यूशन की तरफ जा रही है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन क्या है, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। जैसे मैं कह रही हूँ सॉर्ट करो, तो आप ग्रेजुअली क्वेश्चंस कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, और वो चीज किसकी तरफ जा रही है, एक सोल्यूशन की तरफ, रिफाइनमेंट की तरफ। अच्छा, मॉड्यूलैरिटी मैंने बताया है कि पहले क्या होता था, एक ही सिस्टम बनता था, मोनोलिथिक सॉफ्टवेयर, मेन मॉड्यूल के अंदर सारी फंक्शनैलिटी ऐड कर देते थे। अब क्या है कि हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कैसे करना है, लॉजिकल पार्टीशनिंग, सेपरेशन ऑफ कंसर्न को यूज करें। मिलती जुलती बातें जो हैं वो उठाकर एक मॉड्यूल में डाल दें, और उनको इस लिहाज से हम अलग करते जाएंगे। सो देन दैट बिकम्स मॉड्यूलैरिटी। इट इज इजी टू चेंज, एक मॉड्यूल को पकड़े चेंज करने। आपको पता है लाइब्रेरी का कोई रूल चेंज हो गया, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि पहले 2 बुक्स इशू हो रही थी स्टूडेंट्स को, अब 4 कर दें फॉर एग्जाम्पल। तो इजी टू चेंज है, सिर्फ लाइब्रेरी के मॉड्यूल को पकड़ेंगे, उस फंक्शन को उठाएंगे या उस क्लास को उठाएंगे जिसमें इशू हो रही है बुक, और वहां से चेंज कर देंगे। इजी टू बिल्ड है, समझ में आ रहा है और आसान है काम करना। इजी टू मेंटेन है। अभी मैंने कहा जब भी कोई चीज चेंज होगी मेंटेनेंस इजी है, क्योंकि रीडिंग इंप्रूव हो गई है। पहले एक मेन फंक्शन के अंदर काम हो रहा होता था, ढूंढना पड़ता था, अच्छा बुक कहाँ इशू हो रही है, अच्छा फी स्टेटस कहाँ पे जा रहा है, फी पेमेंट हुई है या नहीं, सैलरी कैलकुलेशन हुई है या नहीं, सीजीपीए कैलकुलेशन हुई है या नहीं। तो अब ये सारी चीजें डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स में पड़ी होंगी, और हमें पता होगा कौन से मॉड्यूल में पड़ी हुई है।
अच्छा, फिर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट्स, राइट। अब ये क्या है, सॉफ्टवेयर इन अ बिग पिक्चर। हमने कॉन्टेक्स्ट लेवल डीएफडी देखी है। कॉन्टेक्स्ट लेवल डीएफडी में क्या था, दरमियान में एक बड़ा सर्कल पड़ा हुआ है, बड़ा बबल पड़ा हुआ है, और हम कहते हैं इसमें ये सारी इनपुट्स जाएंगी एक्सटर्नल एंटिटीज से और ये सारी आउटपुट्स आएंगी। डीएफडी लेवल 1 पर हमने ये चीज डिफाइन की थी कि उसके इनपुट्स क्या और आउटपुट्स क्या। अब हम उसकी इंटरनल डिटेल्स देख रहे हैं कि यहाँ पर डीएफडी लेवल 1 भी एक एग्जांपल हो सकती है आर्किटेक्चर की, लेकिन अब हम सॉफ्टवेयर के इंटरनल उस सर्कल के अंदर जूम इन कर रहे हैं और हम उसमें देख रहे हैं कि उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं और वो आपस में कैसे कनेक्टेड है। जैसे मैंने अभी बताया था कि लाइब्रेरी का कंपोनेंट स्टूडेंट इंफॉर्मेशन मॉड्यूल के साथ कनेक्टेड है और अकाउंट्स का कंपोनेंट भी कनेक्टेड है इसके साथ, क्योंकि उसे स्टूडेंट का डेटा चाहिए कि किस किस स्टूडेंट ने फीस देनी है, फिर वो अकाउंट्स का मॉड्यूल खुद कैलकुलेट करेगा। तो ये 2-3 डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं and then they are connected with each other. They are supposed to communicate, तो वो connectors के थ्रू communicate करेंगे, ठीक है। और वो connectors क्या है, वो interfaces है, और वो interfaces क्या है, कोई ना कोई classes ही होंगी जो कि उनको सपोर्ट करती है कि आपस में communicate कर सकें, तो हम उसको interface भी कहते हैं। यूजर इंटरफेसेस होते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस होते हैं। सॉफ्टवेयर इंटरफेस जैसे हम कहते हैं ना, ये प्रिंटर आपने अटैच करना है, ड्राइवर इंस्टॉल कर लें, ठीक है। आजकल तो विंडोज खुद ही उठा लेती है, बट एट टाइम्स यू हैव टू इंस्टॉल अ ड्राइवर फॉर सर्टेन हार्डवेयर, ठीक है। तो वो हार्डवेयर अटैच करने के लिए जब हम वो ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं, देन दैट इज गोइंग टू वर्क एज अ कनेक्टर बिटवीन आपका सॉफ्टवेयर जिससे आपने प्रिंट्स लेने हैं या कोई गेम प्ले करनी है, और वो जो आपने कोई भी डिवाइस या गैजेट अटैच किया है इसके साथ, ठीक है। तो ये दोनों दो हार्डवेयर के दरमियान में कम्युनिकेट कराएगा वो सॉफ्टवेयर। सेपरेशन ऑफ कंसर्न, शुरू में ही मैंने कहा है कि लॉजिकल पार्ट्स में डिवाइड कर लें, ठीक है। एनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम कैन बी मोर इजीली हैंडल्ड इफ इट इज सब डिवाइडेड इनटू पीसेस दैट कैन ईच बी सॉल्व्ड एंड और ऑप्टिमाइज्ड इंडिपेंडेंटली, ठीक है। एक बड़ी प्रॉब्लम को पीसेस में डिवाइड किया है ताकि वो इजीली सॉल्व कर सकें। A concern is a feature or behavior that is specified as part of the requirements model for software. कंसर्न क्या था कि बुक्स भी इशू हो सके, कंसर्न क्या था कि सैलरी भी कैलकुलेट हो सके। तो ये डिफरेंट तरह के कंसर्न्स थे जो रिक्वायरमेंट्स में हमें बताए गए थे। अब हम उसको सेपरेट ही डील कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ सेपरेट मॉड्यूल्स एंड सेपरेट कंपोनेंट्स। देन देयर इज इंफॉर्मेशन हाइडिंग। अब इंफॉर्मेशन हाइडिंग क्या है, कंट्रोल्ड इंटरफेसेस होंगे। जैसे हम लोग कहते हैं कि क्लास की कौन कौन सी डिटेल्स है जो कि दूसरे फंक्शन को या दूसरी क्लास को या दूसरे कंपोनेंट को विजिबल हो। हर मॉड्यूल के अंदर उसके कुछ सीक्रेट होंगे, सीक्रेट मतलब प्राइवेट डेटा। क्लाइंट्स को या जो क्लासेस उस क्लास को यूज कर रही हैं, उस मॉड्यूल को यूज कर रही हैं, सबको वो सीक्रेट्स या वो प्राइवेट डेटा की इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। उन्हें क्या चीज चाहिए, जो भी चीज आपके मॉड्यूल से चाहिए। जैसे मैंने कहा कि स्टूडेंट इंफॉर्मेशन कितने लोग हैं, जो कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे एनरोल्ड हैं, सिर्फ स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स चाहिए लाइब्रेरी वाले मॉड्यूल को ताकि वो बुक्स इशू कर सके, ठीक है। उनके कॉन्टेक्ट्स डिटेल्स या लाइब्रेरी वाले मॉड्यूल को कोई कंसर्न नहीं कि किस स्टूडेंट का क्या सीजीपीए है। एक स्टूडेंट का एडमिशन होता है तो वो लाइब्रेरी मॉड्यूल को इन्फॉर्म हो जाएगा। एक स्टूडेंट अगर ड्रॉप आउट हो गया है या फॉर सम रीजन चला गया है तो वो लाइब्रेरी मॉड्यूल को इन्फॉर्म हो जाएगा कि इसका स्टेटस क्या है, ड्रॉप्ड आउट, तो अब इसको बुक्स इशू नहीं हो सकती, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन हाइडिंग में जितनी इन्फॉर्मेशन क्लाइंट्स को चाहिए, क्लाइंट मतलब दूसरा मॉड्यूल, उतनी हम उसे देंगे और बाकी हम इन्फॉर्मेशन प्राइवेट रख लेंगे। तो प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, ये इसीलिए यूज होते हैं। फंक्शनल इंडिपेंडेंस, हमने दो कॉन्सेप्ट देखने हैं इसमें। जब हम फंक्शंस में डिवाइड करते हैं सॉफ्टवेयर को, एक कॉन्सेप्ट होता है कोहेजन और एक होता है कपलिंग। कोहेजन क्या है, जैसे मैंने कहा कैलकुलेट सीजीपीए, तो आपका फोकस किस पर होना चाहिए, सीजीपीए कैलकुलेशन के ऊपर। डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करना है, डेटाबेस में वैल्यू अपडेट कैसे करनी है, डेटाबेस की क्वेरी कौन सी लगनी है, नहीं। इस वक्त सिर्फ हमारा फोकस किस पे है, कैलकुलेट सीजीपीए।
कैलकुलेट सैलरी, ठीक है, कैलकुलेट डिस्काउंट, प्रिंट कर दें, अपडेट कर दें, व्यू कर लें, तो सिर्फ उसी फंक्शन के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सीजीपीए में हम कहें कि इनपुट करो सेशन के मार्क्स इनपुट करो, क्योंकि इनपुट के रिलेटेड फंक्शन अलग होंगे। तो एक मॉड्यूल, अब हम फंक्शन से की नहीं, अब हम मॉड्यूल्स की बात कर रहे हैं, तो एक मॉड्यूल एक ही काम कर रहा होगा। जैसे मैंने अभी कहा, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड हैं। अभी मैंने कहा था कि लाइब्रेरी वाला जो मॉड्यूल है वो क्या काम करेगा, बुक इशू कौन सी होनी है, नई बुक्स कौन सी आई हैं, पुरानी बुक लॉस्ट बुक्स कौन सी है उनका डेटा रखना है, बुक कौन सी डिलीट करनी है सिस्टम से, उसका स्टेटस अपडेट कर दें, लॉस हो गई है, डैमेज हो गई है, ठीक है। तो ये कोहियन है, एक ही टास्क, हर मॉड्यूल एक ही टास्क परफॉर्म करेगा। कपलिंग क्या है कि दो डिफरेंट मॉड्यूल है, उन्होंने दे वांट टू टॉक टू ईच अदर, क्यों, क्योंकि उनकी फंक्शनैलिटी डिपेंडेंस है, एक मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल से कुछ इनपुट चाहिए, कुछ डेटा चाहिए। जैसे मैंने कहा बुक इशू किसको करनी है, स्टूडेंट्स को, कौन से स्टूडेंट्स एनरोल्ड है, कौन से स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट है, कौन से स्टूडेंट्स का सेमेस्टर फ्रीज है, कौन से एम्प्लॉइज हैं या स्टाफ है, टीचर्स हैं जो कि बुक इशू करा सकता है, वो अब हमें दूसरे मॉड्यूल से इंफॉर्मेशन मिलनी है। तो ये दो मॉड्यूल्स आपस में कपल्ड हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, कोहियन और कपलिंग। कोहियन एक कंपोनेंट के बारे में है कि वो एक ही काम, एक ही फंक्शन, एक ही टास्क कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। और कपलिंग क्या है कि डिफरेंट मॉड्यूल्स आपस में किस तरह कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। गोल क्या होना चाहिए, हमने कर ली है हाई कोहियन लो कपलिंग। हमने कहा था इंफॉर्मेशन हाइडिंग करें, जितनी इंफॉर्मेशन दूसरे कंपोनेंट को चाहिए सिर्फ वो रखें, ये नहीं कि दे आर सपोज टू टॉक टू ईच अदर वेरी ऑफन, यानी कि कपलिंग बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए मॉड्यूल्स के दरमियान में, डिपेंडेंस या कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, थोड़ी बहुत तो वो करेंगे कि उसे इन्फॉर्मेशन चाहिए कौन सा स्टूडेंट है, और अगर स्टूडेंट ड्रॉप आउट हो गया है तो उसको बुक्स नहीं इशू करनी, इस तरह की रीजन से, ठीक है। तो कपलिंग क्या है, वो कम होनी चाहिए, कोहियन ज्यादा होनी चाहिए, हर मॉड्यूल अपना ही रिलेटेड टास्क परफॉर्म करे, ठीक है। ये नहीं कि वो वहां पे एम्प्लॉइज की सैलरीज भी कैलकुलेट करना शुरू हो जाए, राइट। तो रिलेटेड फंक्शनैलिटी होगी वहां पे सिर्फ। आर्किटेक्चर को मैंने डिफाइन कर दिया। आर्किटेक्चर मैंने कहा था कि अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का, इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, और फिर उस पर कुछ रूल्स होंगे कि वो कैसे कम्युनिकेट करें। उसकी एक एग्जांपल है ये, ठीक है। आपने कहा कि मैंने शेयर डेटा रखा है बिटवीन डिफरेंट मॉड्यूल्स। शेयर डेटा क्या है, कि एक सेंट्रल रिपोजिटरी है, राइट। आप लैब में जाते हैं और काम करते हैं तो हम कहते हैं कि लैब का सर्वर यूज कर रहे हैं, और लैब के सर्वर के ऊपर डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। और फिर डिफरेंट क्लाइंट्स हैं जो कि उस सर्वर से डेटा उठा के उसको यूज करते हैं या व्यू करते हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट्स व्यू कर सकते हैं, तो वो क्लाइंट सॉफ्टवेयर है। और डेटा कहाँ है, सबका शेयर्ड पड़ा हुआ है एक जगह के ऊपर, सेंट्रल जगह के ऊपर, उसको हम कह रहे हैं डेटा स्टोर या रिपोजिटरी। इस डेटा सेंटर, ये एक स्टाइल है, ये अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट नजर आ रही है, डेटा कहाँ है दरमियान में, और डिफरेंट क्लाइंट्स अटैच है। किसी क्लाइंट में ऑफलाइन होना है तो वो ऑफलाइन हो जाता है, कभी कोई ऑनलाइन होना चाहता है, जितने कंप्यूटर्स हैं वो सब कनेक्टेड है सर्वर के साथ, वो जब भी डेटा एक्सेस करना चाहते हैं, अपनी ट्रांसक्रिप्ट व्यू करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और अदरवाइज वो फिर आराम से डिटैच होकर बैठ जाएंगे, ठीक है। ये जो सिस्टम है ये ज्यादा इंटीग्रेबल है, इंटीग्रेशन इजी है, इसमें जितने मर्जी क्लाइंट्स को अटैच करते जाएं, सर्वर की जितनी कैपेसिटी आपने रखी है उतने क्लाइंट्स अटैच होते जाएंगे इसके साथ। और अगर कोई क्लाइंट ऑफलाइन चला गया तो डेटा के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, डेटा आराम से वहीं पर पड़ा हुआ है, इसको हम ब्लैक बोर्ड भी कहते हैं। ब्लैक बोर्ड क्या होता है कि एक टीचर ने ब्लैक बोर्ड के ऊपर एक मैसेज लिख दिया, अब वो सबको नजर आ जाएगा, ठीक है। सबको नजर आने का मतलब यह है कि जिस जिसको दिखाना है, फिर हम इस पर रूल्स अप्लाई करते हैं, स्टूडेंट क्या चीज व्यू कर सकेगा, ठीक है, वो हम यहाँ पर बता देंगे कि ये व्यू की एक्सेस किसको है, अपडेट की एक्सेस किसको, ऐसा नहीं है कि क्लाइंट जो है वो फिर इसको अपडेट भी करना शुरू कर दे, तो वो हमें देखना पड़ेगा किसको किस चीज की एक्सेस देनी है।
तो ये जस्ट एक स्टाइल है कि हम इस तरह से कंपोनेंट्स को अटैच कर सकते हैं। दिस इज अनदर स्टाइल, एक कंपोनेंट है, फिर दूसरा कंपोनेंट है, फिर थर्ड कंपोनेंट है, और वो सीक्वेंस में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक स्टाइल है कि हमने आर्किटेक्चर डिफरेंट मॉड्यूल्स को लीनियर वे में इस तरह से अटैच कर दिया है। दो तरीके हैं, पाइप एंड फिल्टर है, पैरेलल में भी काम हो रहा है, और या फिर बैच सिक्वेंशियल है, एक काम खत्म होता है तो फिर दूसरा काम, और ये बैच में काम करते हैं। ठीक है, इसकी बहुत डिटेल्स में मैं खुद ही नहीं जा रही हूँ, इनको बस आपको पता होना चाहिए कि ये स्टाइल्स है। फिर है कॉल एंड रिटर्न। कॉल एंड रिटर्न आपका आ जाता है फंक्शंस की तरह काम हो रहा है, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करता है, दूसरा फंक्शन उसे कोई चीज इनपुट रिटर्न कर देता है, या वो आगे किसी और फंक्शन को कॉल कर लेता है, उसे कोई और डेटा चाहिए। तो ये कॉल एंड रिटर्न स्टाइल आर्किटेक्चर है। ठीक है, इसको हम मेन प्रोग्राम, सब प्रोग्राम भी कहते हैं, और आमतौर पर जो आप लोगों ने स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग पढ़ी हुई है जहाँ पे मेन फंक्शन होता था और डिफरेंट फंक्शन होते थे, वो ये वाला आर्किटेक्चर स्टाइल यूज हो रहा होता था। एक मेन पार्ट को सब प्रोग्राम्स में डिवाइड कर दिया, और हर फंक्शन एक दूसरे को कॉल करके फिर आगे से आगे काम करवा रहे हैं, आगे से आगे कुछ इनपुट्स दे रहे हैं और कुछ आउटपुट्स ले रहे हैं। रिमोट प्रोसीजर कॉल है कि अगर हमने दूसरे फंक्शन को रिमोट साइट पर रख दिया, यानी कि आप घर बैठ के अपने यूनिवर्सिटी के सिस्टम को एक्सेस करें और वहां से कुछ डेटा एक्सेस करें, नेटवर्क के ऊपर कॉल करें। ठीक है, अब तो हमारे पास वेब प्रोग्रामिंग आ गई है, HTTP या इस तरह के प्रोटोकॉल यूज होते हैं, अदरवाइज आप किसी भी टाइम पर थ्रू नेटवर्क और कोई और डिफरेंट सिस्टम एक्सेस कर सकते हैं, राइट। लेयर्ड स्टाइल है, और यहाँ पर हमने लेयर्स बना दी हैं। सबसे कुछ क्लासेस इंटरनल लेयर में पढ़ी हैं, कुछ क्लासेस सेंटर वाली लेयर में पढ़ी हैं, फिर कुछ क्लासेस बाहर वाली लेयर में पढ़ी हैं। लेयर आर्किटेक्चर, इसकी एक एग्जांपल आप लोगों ने देखी होगी कि आपके जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो हार्डवेयर को कैसे एक्सेस करते हैं। सबसे बाहर वाली लेयर पे आपका एक पड़ा होगा यूजर बैठा होगा, यूजर ने एक्सेस करना है कोई भी हार्डवेयर थ्रू सर्टेन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दरमियान में एक होगी चीज जिसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंटरेक्ट कराता है हार्डवेयर के साथ, वो अलाउ करते हैं तो इंटरेक्ट कर सकती है, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, तो वो एप्लीकेशन फिर आप ओएस के कहते हैं, ओएस आगे हार्डवेयर को इंटरेक्ट करता है, और फिर इसी तरह से चेन में वापस रिटर्न हो जाता है कोई भी मैसेज। ठीक है, चले अब आज के लिए इतना ही काफी है। एक हमारा टेस्टिंग का टॉपिक रह गया, उसमें से भी जो मेन पॉइंट्स हैं सिर्फ हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, और ये आपका 8th एडिशन का चैप्टर नंबर 12 था। ठीक है, और स्लाइड्स में इसकी अभी अपलोड कर देती हूँ ताकि आप लोग ये डिजाइन के कॉन्सेप्ट्स, तो मेन आपको पता होना जरूरी है कि ये सब चीजें, और सबकी आपको एग्जांपल्स पता होनी चाहिए। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट, एब्स्ट्रैक्शन, आर्किटेक्चर, सेपरेशन ऑफ कंसर्न, इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इसलिए ये सब, लेकिन ये आपस में रिलेटेड है टर्मिनोलॉजी। ठीक है, चलिए कोई क्वेश्चन है? अच्छा, अटेंडेंस अपनी रोल नंबर मार्क कर दो। मैम जरा प्रोजेक्ट के बारे में इन्फॉर्म कर दे एक बार। हाँ जी, मैंने तो शुरू में पूछा था, क्या कोई क्वेश्चन है प्रोजेक्ट से रिलेटेड? मैंने उस की डायग्राम बनाई है, अगर आप उसे जरा चेक कर लें अभी। तो फिर मतलब मुश्किल हो जाएगी, लेकिन कोई खास क्वेश्चन है यूज केस डायग्राम से रिलेटेड? हाँ जी हाँ पूछे आप। मैम, मैंने उसकी डायग्राम हो गई है, आप उसका क्रिटिकल पाथ और जायंट चार्ट में प्रॉब्लम्स आ रही। अच्छा, डायग्राम का तो उससे कोई ताल्लुक नहीं है। गैंट चार्ट जो आपने बनाना है, आपने बनाना है कि मैंने इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज की थी। ठीक है, और उसके लिए फिर आपने क्रिटिकल पाथ कैलकुलेट करना है यूजिंग सीपीएम। गैंट चार्ट बनाना बहुत आसान है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मैंने इसमें
क्या काम किया, ग्रुप मेकिंग की है, प्रपोजल बनाया है, स्कोप ऑफ सिस्टम डिफाइन किया है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स डिफाइन किए हैं और यूज केस डायग्राम बनाई है। ठीक है, ये काम कहाँ से आए हैं, ये काम मैंने ही आपको बताए थे कि आप लोगों ने करने हैं। या आप इसको कह सकते हैं कि मैंने जेनेरिक फेजेस फॉलो किए हैं, कम्युनिकेशन, प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन, मॉडलिंग, और फिर कम्युनिकेशन प्लानिंग में मैं ये काम कर रहा हूँ, फर्दर उसको ब्रेक डाउन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है कि आप इन एक्टिविटीज को कैसे डिफाइन करते हैं, लेकिन हर एक्टिविटी का कोई लॉजिकल नाम आप रखेंगे। ठीक है, जैसे मैंने कहा डिफाइन स्कोप ऑफ सिस्टम, डिफाइन कस्टमर रिक्वायरमेंट। अब हर एक्टिविटी के लिए आपको कितने दिन लगे, डिफाइनिंग स्कोप ऑफ सिस्टम में फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि ये काम 2 दिन में हुआ और मेंबर ए और मेंबर बी ने किया। गैंट चार्ट आपको ड्रॉ करना आ जाएगा, जो आपको टूल मैंने बताया था उसमें ड्रॉ करें, वो ड्रॉ हो जाएगा। उसके बाद आपने ये फॉर एग्जांपल आपने 8 एक्टिविटीज आइडेंटिफाई की हैं। अब इन 8 एक्टिविटीज में कितना कितना ड्यूरेशन लगा, किसी को 2 दिन लगे, किसी को 3 दिन लगे, कोई एक्टिविटी 1 दिन में हो गई, और किसी इन एक्टिविटीज में क्या डिपेंडेंस थी ना डिपेंडेंस। जब हम आगे जाके आपने यूज केस डिस्क्रिप्शन भी लिखनी है, यूज केस डायग्राम भी बनानी है, डीएफटी भी बनानी है, वो किसकी बेसिस पे बनानी है, जो अभी आप रिपोर्ट 1 में यूज केस डायग्राम बना रहे हैं उसकी बेसिस पर ही आगे यूज केस की डिस्क्रिप्शन और डीएफटी बननी है। ठीक है, गैंट चार्ट हम सिर्फ इस मॉड्यूल के लिए या इस रिपोर्ट के लिए नहीं बना रहे, गैंट चार्ट हम पूरा जो मैंने आपको पहली लाइन से लेकर आखिर तक काम दिया उस सब के लिए आपने गैंट चार्ट बनाना है। ठीक है, यूज केस डिस्क्रिप्शन आप कब कैसे करेंगे, जब यूज केस डायग्राम कंफर्म हो जाए। डीएफटी हम कब बनाएंगे, जब हमारा स्कोप सिस्टम का कंफर्म हो जाएगा। तो ये जो डिपेंडेंस है, इस डिपेंडेंस के बाद आपका एक नेटवर्क डायग्राम, आप एक उसी तरह का टेबल बना लें जो कि हमने सीपीएम बनाते वक्त बनाया था। फिर आप एक वो टेबल याद है आपको, टेबल बनाए एक्टिविटीज का, और नेटवर्क डायग्राम बनाए, और फिर उसका सीपीएम कैलकुलेट कर लें। अच्छा, ये अब नजर आ रहा है, यहाँ पर आपकी एक्टिविटीज के नेम्स आ जाएंगे ABCD की जगह। क्या इसका कोई प्रीडिसेसर है? जैसे मैंने अभी कहा कि डीएफडी आपकी तब तक नहीं बनेगी जब तक प्रोजेक्ट का स्कोप डिफाइन नहीं हो जाता। ठीक है, तो एक्टिविटीज के नाम एग्जांपल ही बता रही हूँ मैं कि मैंने डिफाइन करना है प्रोडक्ट स्कोप, और फिर मैं कह रही हूँ क्रिएट करें DFD1, इन दोनों के दरमियान में डिपेंडेंस है, राइट। तो ये एक्टिविटीज के नाम अब आपने सोचने हैं, जो मैंने आप लोगों को पहले भी एग्जांपल्स दी थी उसमें काफी सारे नाम थे। अब आपने ABCD यूज नहीं करना। ठीक है, तो ये नाम तो एक्टिविटी एक ही जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि मैंने कम्युनिकेशन किया है सबसे पहले, उसके बाद प्लानिंग की है, ऐसे। हाँ, लेकिन मैंने उसको कहा है कि फिर उसकी फर्दर भी पार्टीशनिंग करें। कम्युनिकेशन और प्लानिंग से काम चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन के अंदर हमने कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिफाई की हैं, स्कोप ऑफ सिस्टम आइडेंटिफाई किया है। प्लानिंग में अब आप क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट प्लान और गैंट चार्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो इसकी सब एक्टिविटीज पर आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमने सब एक्टिविटीज, अदरवाइज आपकी ना 3 एक्टिविटीज रह जाएंगी, उसका ना गैंट चार्ट बनेगा और ना उसका सीपीएम बनेगा, कम्युनिकेशन, प्लानिंग और मॉडलिंग, क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन और डिप्लॉयमेंट में तो जा नहीं रहे। ठीक है, ये 3 एक्टिविटीज का आप क्या गैंट चार्ट बनाओगे और क्या सीपीएम बनाओगे, तो आप इनकी जो फर्दर ब्रेकडाउन है, जो कि आपको मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट की इंस्ट्रक्शंस दी हैं, उसमें सारी एक्टिविटीज के नाम तो लिखे हुए हैं, क्रिएट ERD, क्रिएट DFD, क्रिएट यूज के राइट यूज केस डिस्क्रिप्शन, ये एक्टिविटीज ही हैं। हर ग्रुप में क्या क्या किया वो भी आपने मुझे बताना है। ठीक है, तो गैंट चार्ट में आप उसी को यूज करें, फिर उससे रिलेटेड ये टेबल बना लें। ये जो टेबल मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ, इस
तरह का टेबल बन जाएगा। डिफाइन स्कोप, क्रिएट DFD1, क्रिएट DFD लेवल 2 या कॉन्टेक्स्ट लेवल, राइट यूज उसके केस बाद लिस्ट। अर्ली स्टार्ट और लास्ट स्टार्ट। अर्ली स्टार्ट और लास्ट, पहले आप ड्यूरेशन इनके तो सोच लेना। आपने ड्यूरेशन सोच लिया, आपने कहा डिफाइन करें स्कोप, डिफाइन करें, हाँ स्कोप डिफाइन करें कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स। ये 2 एक्टिविटीज होगी। आपने कहा पहली एक्टिविटी मेरी कितनी देर की है, 2 डेज की, दूसरी एक्टिविटी 1 डे की है। सारी एक्टिविटीज की ड्यूरेशन आ गए। उन ड्यूरेशन से आप ये चार्ट बनाए जो आगे नेक्स्ट आपको मिला हुआ है, बना हुआ है नेटवर्क डायग्राम, ये बनाए। ये बन जाएगी तो फिर आप उसका अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश कैलकुलेट कर सकेंगे उसी तरह से जैसे आप स्टार्टिंग की एक्टिविटी। जब ये बन गया है तो फिर उसके बाद तो कोई मुश्किल नहीं रह जाएगी। अगर आपने ये सोच लिया ना दरमियान वाला कॉलम और ड्यूरेशन, तो फिर उसके बाद तो कुछ भी मुश्किल नहीं रह गया। उसके बाद तो जैसे आप लोग CPM करते हैं उसी तरह से ही होगा। ये 2 काम आपने सोचने हैं कि किस तरह होंगे। गैंट चार्ट, गैंट चार्ट तो बड़ा आराम से बन जाएगा ना, आसान से। आपने खोल के देखा है, विजुअल में भी बन जाता है, और मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बताया था, उसमें आपने खोल के देखा है। वो इंस्टॉल नहीं हो रहा तो मैं पेंट में क्या है उसमें से समझ आ रही? हमको ना जो ऐप है ना वो इंस्टॉल होने में प्रॉब्लम कर रहा है, तो अगर हम पेंट में काम कर ले तो। नहीं, पेंट में ना करें, पेंट में ना करें, विजुअल में ही कर लें। विजुअल इंस्टॉल हो गया? इंस्टॉल नहीं हो रहा वो। विजुअल भी नहीं हो रहा? अच्छा, फिर कुछ ऑनलाइन टूल्स हैं, ऑल्दो आई नेवर रिकमेंड दैट, लेकिन आप पता नहीं आपका क्या इंस्टॉलेशन का इशू आ रहा है। ऑनलाइन टूल्स हैं जो कि सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग के टूल्स हैं। पेंट को तो से गुड बाय टू फॉर एवर, ठीक है? पेंट को कभी भी ना यूज करें। ना ही, अब ये देखिए मैंने पावर पॉइंट में ये डायग्राम्स बनाई है, लेकिन मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप पावर पॉइंट में बना लें। अब ये है कि आप ऑनलाइन टूल्स देखें, ऑनलाइन टूल आपको ड्राइंग के टूल्स मिल जाते हैं, सॉफ्टवेयर ड्राइंग के टूल्स, उनको यूज कर लें, ठीक है? आराम से आपकी उसी वक्त एक डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं जो कि आपको इंस्टॉल भी नहीं करने पड़ते, तो वो बेटर ठीक है, थैंक यू। यूज करें, ठीक है? और गैंट चार्ट भी आपको इसी तरह कोई ऑनलाइन टूल मिल जाएगा जो कि आपको ड्रॉ कर देगा, करवा देगा। पहले आपने बैठ के अच्छी तरह ये सोचना है कि आपका ये टेबल कैसे बनेगा, हर एक्टिविटी का नाम क्या होगा, और हर एक्टिविटी के दरमियान में डिपेंडेंस है या नहीं है। वंस यू आर डन विद इट तो फिर सब कुछ आसान हो जाएगा। सही, तो ये असल में असाइनमेंट है, so ये असल में सोचने वाला काम। चलिए, और कोई क्वेश्चन है? ओके जी, डन फ्रॉम माय साइड। अपनी अटेंडेंस छोड़ते हैं एंड देन यू कैन लीव।